दिनांक 9 जून। आज हम लोग को 3 मुद्दे डिस्कस करने हैं जो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। पहला मुद्दा आपको लक्षद्वीप के लिए केंद्र सरकार ने 5 नियम लेकर के आए हैं, जहां पर इस नियम के खिलाफ लक्षद्वीप के अलावा कई सारे विरोधी दल भी विरोध कर रहे हैं। तो उस नियम को जानेंगे, उस मुद्दे को जानेंगे, क्योंकि यूपीएससी इस पर सवाल पूछ सकता है। दूसरा मुद्दा हम लोग का होगा बिग टेक कंपनियों से जुड़ा हुआ किस प्रकार यह नव उपनिवेशवाद का उपकरण है, और ये इसके माध्यम से हम उपनिवेशवाद भी समझेंगे। तो यह बिग टेक से संबंधित जो मुद्दे हैं, 2-4 मुद्दे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा, इजराइल में चुनाव होने वाला है, तो इसमें चुनाव की पद्धति है, थोड़ी सी दी हुई है, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ये सामान्य समझ के लिए। चौथा, हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार कोरोना ने रोजगार को प्रभावित किया। तो कोरोना और इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज कहा गया है कि विचार और संस्कार ही व्यक्तित्व को आकार देते हैं। देखिए, विचार एक आंतरिक विचार होते हैं, संस्कार भी क्या होते हैं, आंतरिक होते हैं। जब दोनों आंतरिक होते हैं और यह व्यक्तित्व के अंदर क्या हो जाते हैं, जब समाहित हो जाते हैं, तब आपका जो बाह्य व्यवहार होता है वह अच्छे विचार वाला होता है, अच्छे संस्कार वाला होता है। तो यह दोनों जितने अंदर आपके अंदर अच्छे होंगे, वैसा ही व्यक्तित्व आपका अच्छा होगा। और कोरोना काल में दिखा ही दिया कि अच्छे विचार और अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति ही हमें समाज में चाहिए। कोरोना जैसी आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यह समाज को खोखला करते हैं। दूसरा, आज ऊर्जा में कल्पना की बात की गई है। कहा गया है कि मानव कल्पनाशील प्राणी है, और इसी कल्पना के कारण वह कई सारे विचार को उत्पन्न करता है, और विचार क्या बन जाते हैं, उसके बाद सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं। तो मानव की कल्पनाएं सकारात्मक भी होती है और मानव की कल्पनाएं नकारात्मक भी होती है। जनरली आप भी जीवन में कल्पनाएं करते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, हम भविष्य में ऐसा चाहते हैं, हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, भारत ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा सकारात्मक कल्पना है। लेकिन अगर आपके दिमाग पे यह कल्पना आए किसी कैसे देश को तोड़ा जाए, या आपके दिमाग पे यह कल्पना आए कि कैसे किसी को नष्ट किया जाए, जब आपके अंदर यह कल्पना आए कि कैसे समाज में हिंसा भड़काई जाए, तो यह नकारात्मक कल्पनाएं, यही कल्पनाएं सिद्ध रूप लेती है और यही कल्पनाएं समाज को निर्धारित करती है। इसलिए हमारी कल्पनाओं में सकारात्मकता होनी चाहिए, और सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक कल्पना को बढ़ाती है, और सकारात्मक कल्पना सकारात्मक व्यक्तित्व को बनाती है, और सकारात्मक व्यक्तित्व आपके जीवन को ही बेहतर बना सकता है। आइए, आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपको पता है कि भारत प्रकृति के द्वारा एक अद्भुत उपहार, उत्तर में हिमालय, मध्य में आपको मैदान, नीचे में दक्कन का पठार, दोनों ओर आपको तटीय मैदान दिखेंगे, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान। और भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। आपको बे ऑफ बंगाल में आपको अंडमान निकोबार आपको मिलेगा, और अरब सागर में आपको लक्षद्वीप पाए जाते हैं। भारत में 2 मरुस्थल भी पाए जाते हैं, एक थार मरुस्थल है और एक आपको ठंडा डेजर्ट है, लद्दाख का डेजर्ट है। तो यह भारत की भौगोलिक आकृति है, और यह 2 द्वीप भारत को पूर्ण बनाते हैं। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप दोनों के निर्माण में क्या है, अंतर है। जहां अंडमान निकोबार प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटी के कारण बना है, वहीं लक्षद्वीप आपको कोरल रीफ्स है, कोरल ने इसे निर्मित किया है। तो प्रकृति का ये अद्भुत उपहार, जहां आप सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती को देख सकते हैं। मात्र 90,000 लोग से भी लोग यहां क्या क्या करते हैं, कम रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि समुद्र के बीच शुद्धता, अगर आपको जीवन में यात्रा करनी हो, यदि आप प्रकृति को देखना चाहते हैं, तो भारत के लोग कम से कम एक बार लक्षद्वीप को अपने जीवन में देख करके आइए। आपको पता चलेगा कि नेचर कितनी खूबसूरत है और वह कितनी अच्छी संरचना बनाती है। अब आइए पीटी के लिए फैक्ट, 10 डिग्री, 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल। आपको पता है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को बांटते हैं। ये चैनल्स क्या है, ये अक्षांश रेखा आप मान लीजिए, ये क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, और इसको अक्षांश रेखाओं को छोटे छोटे स्तर पे चैनल में बांट दिया गया है। तो भारत में 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करते हैं। यूपीएससी वाला पूछ चुका है, 8-9 डिग्री नहीं पूछा है। जबकि आपको 9 डिग्री चैनल जो है वह लक्षद्वीप और मिनिकॉय को बांटते हैं, और मिनिकॉय किसका हिस्सा है, लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। और मिनिकॉय और मालदीव को बांटते हैं 8 डिग्री चैनल। अब आप ये समझिए कि लक्षद्वीप में जो मिनिकॉय है ये लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, और मालदीव एक अलग देश है। तो मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करने वाली रेखा 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाली रेखा 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल
अंडमान और निकोबार को। तो आखिर मुद्दा क्या है, क्यों मचा है लक्षद्वीप में सियासी बवाल? इससे पहले लक्षद्वीप में और फैक्ट को जानते हैं। या 32 छोटे छोटे द्वीपों का क्या है, समूह है, जिसमें 10 द्वीपों में लोग रहते हैं और 22 द्वीप निर्जन या जलमग्न हैं, जहां पर समय समय पर क्या होती है, वो जल में डूब जाते हैं, जहां कोई लोग नहीं रहते। कुल आबादी 70 से 80 हजार है और धार्मिक स्तर पर देखें तो 99% मुस्लिम आबादी है और 32 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और आपको पता होना चाहिए कि भारत में टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? वर्तमान में 8 हैं। आपको पता है 2 नए निर्मित किए गए, जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके, एक जम्मू कश्मीर और एक आपको लद्दाख, और दूसरा आपको दादर नगर हवेली को किससे मिला दिया गया, दमन द्वीप से। तो टोटल भारत में कितने यूटी हैं? 8 यूटी हैं। तो यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। प्रमुख द्वीप अमाती और मिनिकॉय हैं और अमीनी द्वीप है। रणनीतिक तौर पर यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भारत का मालदीव है, जहां सुंदर मनोहरी और सूरज से चमकते समुद्र तटों के चलते इसे भारत का मालदीव कहा जाता है। सबसे नजदीकी तटीय इलाका केरल का कोची है और यहीं से हवाई जहाज है। और लक्षद्वीप का सबसे नजदीकी द्वीप कोची से करीब 240 किलोमीटर की दूर है और एकमात्र एयरपोर्ट अगाती में है जो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप की मूल भाषा मलयालम है और यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर लोग किससे जुड़े हुए हैं? केरल के नजदीक हैं। आपको पता होगा लक्षद्वीप की जो न्यायिक मुद्दे हैं वो भी कहाँ सुने जाते हैं? केरल के हाई कोर्ट में। आप सोचिए कि भारत के 2 यूटी हैं जहां पर आपको विधानसभा है, एक दिल्ली है और एक पुडुचेरी है। तो वर्तमान में लक्षद्वीप क्यों मुद्दा में है? अरब सागर में बसे भारत के एक हिस्से लक्षद्वीप में पिछले कुछ दिनों से सियासी बवाल मच गया है। इसकी बड़ी वजह वहां के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा लाए गए नए नियम हैं। तो वो नए नियम कितने हैं? 5। एकदम रट लीजिएगा। पहला नियम है लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विधि नियम। इसमें क्या है कि प्रशासक को विकास के उद्देश्य से किसी भी संपत्ति को जब्त करने और उसके मालिक को हस्तांतरित हटाने का अधिकार होगा। तो यह किसको? प्रशासन को पावर देता है कि सरकार वहां पर कोई भी प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है? ले सकती है। दूसरा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी से गुंडा एक्ट कहा जाता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को न केवल गिरफ्तार कर सकती है बल्कि उसे 1 वर्ष तक हिरासत में भी रख सकती है। यह प्रिवेंटिव डिटेंशन जो आपको दिया गया है उसके खिलाफ ये क्या है? आपको अधिकार नहीं है। सरकार के पास अधिकार बढ़ जाते हैं कि सरकार किसी भी व्यक्ति को 1 साल के लिए निगरानी में रख सकती है। तीसरा पॉजिटिव प्रावधान है कि वहां के पंचायती चुनाव में 2 बच्चे से ज्यादा वालों को पंचायत चुनाव की उम्मीदवारी से बाहर कर दिया जाएगा। चौथा मुद्दा है लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियम। चौथा नियम है और यहां पर क्या है कि मांसाहारी परोसने और बीफ की बिक्री की रोक का प्रस्ताव रखा गया। और पांचवा है कि लक्षद्वीप में शराब पर अभी प्रतिबंध है, खाली बंगरम द्वीप पर ही शराब मिलती है और अन्य क्षेत्रों पर शराब को हटाने का भी प्रावधान किया गया। तो ये कितने नियम हो गए? 5 नियम। तो एक नियम क्या हो गया? कोई भी प्रॉपर्टी को लेने का अधिकार। दूसरा नियम हो गया कि किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। तीसरा क्या हो गया कि 2 बच्चों से ज्यादा है वो पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चौथा है कि बीफ को वहां पर या मांसाहारी भोजन को प्रतिबंध किया जा रहा है और शराब को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस नियम के खिलाफ कई सारे विरोध देखने को मिले हैं। आप खुद सोचिए, पंचायत वाला नियम दिक्कत नहीं है, पशु संरक्षण विनियम वाला दिक्कत समस्या, क्योंकि 99% लोग आबादी इस्लाम धर्म वाले, तो वहां पर क्या है? खाया जाता है, तो यहां पर भी एक समस्या चालू होगी। दूसरा, शराब पर आप प्रतिबंध हटा रहे हैं, तो यहां पर शराब अगर बढ़ेगा तो यहां पर हो सकता है कि शराब की कालाबाजारी चालू हो, शराब माफिया खड़े हो जाए, क्योंकि यह द्वीप है, निर्जन द्वीप है और निर्जन द्वीप का रणनीतिक महत्व आपको पता है। बॉम्बे वाला जो अटैक हुआ था 26/11 वाला, वो लोग कहां आए थे? द्वीपों पर ही आए थे, बॉम्बे पर समुद्र के रास्ते से आए। तो लक्षद्वीप में 22 द्वीप क्या है? निर्जन है। तो भविष्य में ऐसी भी संभावना है कि अगर इन द्वीपों पर लोग आ जाए, कौन वाले? भारत को तोड़ने वाले, तो यह भी एक समस्या खड़ी होती है। और गुंडा एक्ट और लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण अधिनियम, इस 2 एक्ट के कारण तो विरोध और ज्यादा बढ़ा है। तो विरोध के तर्क पे क्या है कि लक्षद्वीप लोगों को डर है कि उनकी भूमि छीन ली जाएगी। यहाँ की 99% आबादी क्या है? मुस्लिम है और बीफ इनका मुख्य भोजन है। तो विपक्ष जो है लक्षद्वीप के प्रशासक को हटाने की केंद्र से मांग कर रही है और विरोधी ऐसा भी कह रहे हैं कि सरकार लक्षद्वीप की संस्कृति में अनावश्यक दखल दे रही है और यह आरएसएस के एजेंडे को लागू करने का क्या कर रहे हैं? लोग आरोप लगा रहे हैं। तो ये विरोध में देख रहे हैं कि पीपुल आर द ऑनर्स ऑफ दिस सॉइल, यू आर द सर्वेंट ऑफ अस, सर्व अस, डोंट रूल अस। हम पर शासन मत कीजिए, आप हमारी भूमि को नहीं ले सकते हैं क्योंकि भूमि के मालिक कौन है? लोग हैं। दूसरा, सेव लक्षद्वीप, ये तो इस तरह के नारे चल रहे हैं। तो मुद्दे खड़े होते हैं 5 नियम के विरोध में।
वहीं केंद्र का तर्क क्या है कि केंद्र सरकार बोलती है कि हमें पिछड़ेपन से हम इससे लड़ने के लिए इस स्थिति को लागू करना चाहते हैं। हम मालदीव चाहते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप से अगर मालदीव जाया जाए तो महज 13 मिनट लगेंगे, लेकिन दोनों के बीच विकास का जो फासला है वह बहुत बड़ा है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया के टूरिस्ट मालदीव में लाइन लगाकर खड़े होते हैं, वहीं लक्षद्वीप में भूला भटका ही कोई पर्यटक आता है। जब भारत ही नहीं जाते हैं, उनको ही नहीं पता है, और भारत के सेलिब्रिटी लोग कहां जाते हैं? अधिकांश आप देखेंगे मालदीव ही जाते हैं। तो जब मालदीव में लोग इतना बड़ा पर्यटन हब बन सकता है, तो लक्षद्वीप क्यों नहीं? तो सरकार का तर्ज यही कि इससे रोजगार बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा, और इसके साथ साथ हम अपने सुरक्षा आयाम को भी मजबूत कर सकेंगे। और सरकार कहती है कि राजनीतिक स्थिरता के बावजूद भी लक्षद्वीप का विकास नहीं हुआ। 1967 से लेकर के 2004 तक 10 बार लोकसभा में लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व किया था। ऊर्जा मंत्री रहे पीएम सईद ने यूपीए सरकार में, लेकिन काम नहीं हुआ। तो आज हमें सोचना होगा कि हमें लक्षद्वीप को मालदीव बनाना होगा। साथ साथ महिला, गरीब और युवा सबके लिए विकास का एक रोड मैप तैयार करना होगा। यहां न केवल पर्यटन बढ़े, बल्कि लोगों को रोजगार मिले और समृद्धि आए। सरकार इसी नीति से काम कर रही है। फिर सरकार कह रही है कि देश के अधिकांश राज्यों में गौ हत्या और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध है। अगर ऐसा लक्षद्वीप में भी होता है तो क्या बुराई है? तो सरकार यह भी कहती है कि पंचायत में जो 2 बच्चों के नियम हैं, अगर ये अयोग्य ठहराने वाले प्रावधान देश के कई राज्यों में इससे पहले से लागू हैं, तो इसमें कोई प्रावधान दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर सरकार यह भी कहती है कि गुंडा एक्ट अपराधी तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है। और जो लोग यह कहते हैं कि लक्षद्वीप में अपराध नहीं है, वह गलत बयानबाजी करते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप में छोटे मोटे अपराध होते हैं और भविष्य में भी लक्षद्वीप में भारत के बाहर से अपराध होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो यहां आपको पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप के नियम क्या क्या लाए गए हैं, इस नियम का विरोध क्यों हो रहा है, सरकार का तर्क क्या है। ये 3 तो एंगल आप समझ गए जो मैं बता दिया। चौथा तर्क अब आपको सोचना है, क्या किया जाए? क्या नियम रोक दिए जाए, क्या नियम लाया जाए, और क्या ऐसा मध्यम मार्ग है जिससे हम समाधान की ओर आगे जा सकते हैं कि लोगों की स्वतंत्रता और संस्कृति भी बचे और विकास के नए आयाम भी खुले। साथ साथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी जाननी है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए टॉपिक। नेक्स्ट आइए, बिग टेक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिग टेक, ये इंटरनेट मीडिया कंपनी भी इसमें है। जैसे इन्हें गाफा भी कई बार कहा जाता है। जी से गूगल, ए से एप्पल, एफ से फेसबुक, ए से अमेजन। देखिएगा चारों का काम अलग अलग है। ये सर्फिंग है, ये आपको इंटरनेट के संसार में प्रवेश करती है, ये प्रोडक्ट लेकर के आती है। ये सोशल मीडिया है, और ये क्या है? लोगों को डिजिटल कॉमर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है, कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, व्यापार करती है। और भी ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं, और इसमें से सोशल मीडिया वेबसाइट्स है जहां पर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया के बीच तनाव उभरे हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे फेसबुक, जैसे व्हाट्सएप, जैसे यूट्यूब, जैसे इंस्टाग्राम, जैसे ट्विटर। तो ये सब सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, और यहीं से केंद्र सरकार और उनके बीच मुद्दे खड़े हुए हैं। राइटर सवाल खड़ा करते हैं उपनिवेशवाद से, क्योंकि यह कंपनियां नव उपनिवेशवाद का उपकरण है। और राइटर कहते हैं कि दबंगई दिखाई थी, तकनीक की ताकतें इतनी बड़ी हो गई है, जो न सिर्फ दबंगई दिखा रही है, बल्कि गुंडागर्दी भी कर रही है, बल्कि अपने आप को संप्रभु मान रही है, और अपने आप को पारदर्शी तरीके से नहीं रख रही है। इनका रवैया भी दोहरा है, क्योंकि वह पश्चिम के नियम कायदे कानून तो मानती है, लेकिन भारत में नियम कायदे कानून नहीं मानती है, और यह नव उपनिवेशवाद का उपकरण है। तो राइटर बोलते हैं कि यूरोप में मूलतः आर्थिक कारणों से नव उपनिवेशवाद उपजा था, लेकिन उन्हें ईसाई रूढ़िवादियों का समर्थन भी प्राप्त था। और इसके साथ साथ वैचारिक लोग जैसे स्टुअर्ट मिल, जैसे कार्ल मार्क्स लोगों ने भी उपनिवेशवाद का समर्थन किया था। कार्ल मार्क्स ने यहां तक कहा कि ब्रिटिश शासन को एशियाई सामाजिक कल्पना को ध्वस्त कर पाश्चात्य सामाजिक मूल्यों की नींव डालनी चाहिए, और भारत जैसे एशियाई देशों में पाश्चात्य सभ्यता, जो उन्नत सभ्यता है, उसका विकास करना चाहिए। रुडयार्ड किपलिंग, जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जंगल बुक के रचयिता हैं, उन्होंने कहा अश्वेत लोगों को सभ्यता के दायरे में लाना गोरे लोगों का कर्तव्य है। यहीं से थ्योरी आई थी व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, और अंग्रेजों ने जहां जहां या यूरोप के ने जहां जहां शासन किया, तो अपने शासन को नैतिक आधार बताया कि वो लोग असभ्य थे और गोरे क्या थे? ज्यादा सभ्य थे। तो सभ्य लोग ने विश्व को क्या बनाया? असभ्य लोगों को क्या बनाया? सभ्य बनाया। लेकिन यह तर्क क्या है? अपने आप को जस्टिफाई करने का है। तो यूरोप में विचारक भी खड़े हुए जो उपनिवेशवाद का समर्थन करते थे, लेकिन यह क्या था? यह श्रेष्ठता और निम्नता की नीति थी, या यूरोप के दृष्टिकोण से अन्य समाज को देखा जा रहा था, और वहां की संस्कृति और सभ्यता और को क्या किया जा रहा था? दबाया जा रहा था।
फिर राइटर तुलना करते हैं उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद। वो कहते हैं कि उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद दोनों का परिणाम एक ही है, दोनों में व्यक्ति जंजीर से ही बंधा होता है, लेकिन व्यक्ति बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं। जैसे उपनिवेशवाद में क्या होता है, प्रत्यक्ष शासन होता है। जैसे भारत में जो गुलामी हमको मिली, जो गुलामी प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद जो अस्थायी होता गया और 1947 तक चला, तो वो उपनिवेशवाद था। लेकिन आज क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे लेज है, जैसे ये सब कंपनियां हैं, मैकडोनाल्ड्स है, जैसे ब्रांड है, कपड़े हैं, तो ये कल्चरल स्लेव आपको बना रही है, इकोनॉमिक स्लेव बना रही है। तो ये सारी क्या है, जैसे भारत में बिग टेक कंपनियां बड़ी मात्रा में पैसा अर्न कर रही, गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो ये न्यो कॉलोनिज्म है। बंद तो भारत फिर भी गया है पश्चिम के हाथों में, लेकिन तरीका बदल गया है। आज डायरेक्ट शासन नहीं है, आज अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट शासन है। और नव उपनिवेशवाद ने, पहले उपनिवेशवाद ने अफ्रीका को चूस लिया और नव उपनिवेशवाद ने और भी ज्यादा चूस लिया। तो अफ्रीका के उदाहरण के द्वारा समझे कैसे अफ्रीका में उपनिवेशवाद से नव उपनिवेशवाद बनाया। तो आज वेस्टर्न कंपनियां जो है 80% अफ्रीका के जो ट्रेड होते हैं उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। पश्चिमी देशों ने $420 बिलियन का उसे क्या दे चुका है, उसे दे रखा है, ऋण दे रखा है। और प्रत्येक वर्ष अफ्रीका $1.1 बिलियन क्या करती है, कर्ज का ब्याज अदायगी करती है। और पश्चिमी देश अपनी नीतियों को यहां पर लागू करती है वर्ल्ड बैंक, WTO और यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं के माध्यम से, IMF जैसी संस्थाओं के माध्यम से। तो यह नव उपनिवेशवाद अफ्रीका को क्या कर रहा है, पूरी तरह चूस रहा है, और यह भारत को भी चूस रहा है। लेकिन भारत में थोड़ी सी मजबूती ज्यादा है। लेकिन आज हमको यह सोचने वाला फिर मुद्दा है कि किस प्रकार यह बिग टेक कंपनियां हमको नव उपनिवेशवाद की ओर धकेल रही है और हमको कैसे लूट रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इनका सकारात्मक परिणाम नहीं है, तो यह समझने का तरीका है कि यह भी एक परिणाम है कि कैसे यह नव उपनिवेशवाद का उपकरण है। फिर राइटर कहते हैं कि पिछली सदी के छठे दशक से अधिकांश विश्व को उपनिवेशवाद से मुक्ति तो मिली, परंतु आज कई माध्यमों में फिर से बने रहे या नव उपनिवेशवाद है। जैसे शिक्षा के माध्यम को, अंग्रेजी को इतना प्रमोट किया गया कि उच्च शिक्षा के लिए बहुत से एशियाई और अफ्रीकी देशों के लोग कहां चले गए, पश्चिम की ओर चले गए, और उन देशों में भी पश्चिमी शिक्षा का प्रसार होता गया। याद रखिएगा, पश्चिम अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, हमारी भाषा अपनी क्षेत्र भाषा हिंदी के अलावा और भी है। और भारत इसीलिए पिछड़ रहा है क्योंकि हम अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं। चाइना और जापान इसीलिए डेवलप किए क्योंकि उन्होंने चीनी भाषा और जापानीज भाषा को महत्व दिया। यूरोप वाले इसीलिए डेवलप हुए, फ्रांस वाले ने फ्रेंच भाषा को डेवलप किया, ब्रिटेन में अंग्रेजी डेवलप हुई, जर्मनी में जर्मन डेवलप हुआ। और भारत इतना विकसित क्यों नहीं हो पाया, जबकि भारत के पास वो संस्कार, वो संस्कृति, वो ऐतिहासिक विरासत है, क्योंकि वो भारत के ऐतिहासिक स्रोत वो स्वदेशी भाषा में है। और अंग्रेजी एक भाषा की तरफ जैसे ही हम शिफ्ट किए तो सब लोग अंग्रेजी सीखने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी मानसिक क्षमता का विकास नहीं कर रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक गुलामी है, अंग्रेजी सीखो, तो अंग्रेजी सीखोगे तो वो हमेशा गोरे आप पर क्या रहेंगे, हावी रहेंगे। फिर राइटर कहते हैं कि कई देशों के झंडे और सिक्कों पर आज भी औपनिवेशिक काल के चिन्ह मौजूद हैं। बात सिर्फ सांस्कृतिक अतिक्रमण या आर्थिक निर्भरता की नहीं, शोध संस्था, मानवाधिकार संगठन, राजनीतिक सक्रियता, मीडिया के चतुर उपयोग से भी वही पश्चिम जिसने सदियों तक दमन और उत्पीड़न किया, उपनिवेशवाद के तरीके से रातों रात वैश्विक नैतिकता का रखवाला भी बन गया। IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन संस्थाओं के माध्यम से, जबकि यही संस्थाएं फिर क्या करती है, इनका शोषण करती है। फिर राइटर सवाल करते हैं कि बिग टेक कंपनियां जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप, इनके अरबपति निवेशक इस फहरिस्त में जुड़ गए हैं जो अपनी दबंगई से भारत और अन्य देशों को लूटना चाहते हैं, नव उपनिवेशवाद को पूरा करना चाहते हैं। और राइटर कहते हैं कि पूर्वाग्रह पश्चिमी मीडिया पत्रकारिता के अधिकारों की दुहाई देता है, वहीं पूर्वाग्रह तकनीकी कंपनियां ने निजता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना अधिकार बनाया है। और जब सरकार इनको रोकने का प्रयास करती है तो वो क्या कहती है, वो यह कहती है कि हम पत्रकार, ये कहता है कि यह पत्रकार का अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है। और तकनीकी कंपनियां कहती है कि ये लोगों के निजता का अधिकार है कि हम आपके साथ डाटा शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ये डाटा अपनी ही कंपनी के साथ जब शेयर करती है तो वहां इनको प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। से फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका की लाखों भारतीयों का डाटा क्या कर दिया, उनको बेच दिया। 2018 में 100 फेसबुक कर्मियों ने कंपनी में नाम उदारवादी की घोर असहिष्णुता के खिलाफ मोर्चा खोला था। ट्विटर के CEO खुद मान रहे थे कि उनके संगठन में वामपंथी झुकाव है और उनके गैर वामपंथी सहकर्मी अपनी राजनीतिक राय रखने से डरते हैं। यह कमाल की बात है, इतने असहिष्णु संगठन, ये बिग टेक कंपनियां भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंता जता रहे हैं। और राइटर कई सारे ट्विटर के एग्जाम्पल देते हैं कि दिल्ली दंगे और लाल किला पर हुए राजद्रोह का ट्विटर पर जो सरकार ने रोकने वाले कहे थे ट्वीट, उन्होंने नहीं रोके। जबकि खालिस्तान के द्वारा जो जन्म संग्रह अभियान
जो चलाए गए थे, ट्विटर ने इसको क्या की, मदद भी की, और सरकार के बार बार कहने पर भी बाद में ट्विटर ने उस हैंडल को निलंबित किया। टूलकिट मामले में भी ट्विटर का बड़े मात्रा में क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। फिर राइटर कहते हैं कि भारतीय संप्रभुता की खिल्ली उड़ा रहे हैं ये बिग टेक कंपनियां, क्योंकि भारतीय नियमों का कोई परवाह नहीं है, कोई पालन नहीं कर रहा। दूसरे राइटर कहते हैं कि यह मनमानी और पक्षपात तरीके से आगे बढ़ रही है, भारत में अलगाववाद और देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रही है और भारतीय कानून को नहीं मान रही है। यह कानूनी अपराध है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार अगर मूल स्रोत को जानना चाहती है और ऐसे मुद्दे अगर राष्ट्र को तोड़ते हैं तो यह उनको उपलब्ध कराना ही चाहिए। फिर राइटर सवाल खड़ा करते हैं कि क्यों कंपनियां यह दोहरा रवैया दिखाती है कि यही कंपनियां अमेरिका, ईयू और ऑस्ट्रेलिया में कानूनों को मानती है, जुर्माने भरती है और संसदीय समितियों के सामने दौड़कर पेश होती है, और वे भारत को तिरस्कृत कर अपने नियमों को प्राथमिकता का हवाला दे रही है और यह भारत में उनके कानूनों को नहीं मानती है। यह द्वैध व्यवहार है। हाल ही में बिग टेक कंपनियों का हौसला भी बढ़ा है जब ट्यूनीशिया और मिस्र में जब उन्होंने सत्ता दखलंदाजी में क्या किया, अपनी भागीदारी को निभाया। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के चुनाव में भी इन बिग टेक कंपनियों ने, जो सोशल मीडिया कंपनियों ने, अपने प्रभाव को दिखाया था। ये कंपनियां आज बड़े बड़े नेताओं और चुनी हुई सरकार को भी कुछ नहीं समझते, अपने आप को संप्रभु मान रहे हैं और इनके अंदर गोरी श्रेष्ठता भी कूट कूट कर भरी हुई है और यह एशियाई समाज को क्या करते हैं, शोषण करने का या लूटने का एक माध्यम मानते हैं, क्योंकि जनसंख्या यहीं पर ज्यादा है। फिर राइटर कहते हैं कि भारत सरकार ने अपनी आजादी को नव उपनिवेशवादियों के सामने गिरवी रखने के लिए तैयार नहीं है और उनका स्पष्ट है कि बिग टेक माध्यम मात्र है और उस पर चर्चा नियमित करने का अधिकार सिर्फ भारत की चुनी हुई संसद को है। तो सरकार उनको रोकने के लिए, उनके दुरुपयोग को नष्ट करने के लिए और राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी तरह के नियम को ला सकती है। एक छोटा सा आर्टिकल है, रोजगार निगलती महामारी। तो कोरोना काल की दूसरी लहर में 1 करोड़ से भी अधिक लोगों की नौकरी छीनी गई। पहले लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची थी और बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और भारत के उसमें मई महीने में 23.5% तक बेरोजगारी बढ़ गई थी। बढ़ती बेरोजगारी ने सरकार और समाज के सामने चिंता बढ़ा दी है। वर्तमान में भी बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है और यह बेरोजगारी न सिर्फ गांव में बढ़ी है बल्कि शहरों में भी बढ़ी है, गरीबों में ज्यादा बढ़ी है, असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के साथ बढ़ी है, महिलाएं क्या हुई है, बेरोजगार हुई है। जब आप और देश, अगर आप बताइए बेरोजगार होंगे तो आपकी आय क्या होगी, कम होगी, आप क्या होंगे, गरीब होंगे। आप गरीब होंगे तो फिर आपका जीवन क्या होगा, नरक होगा और आप फिर समाज में आप एक तोड़ने का काम भी कर सकते हैं और यह भारत के कल्याणकारी राज्य पे भी क्या करेगा, प्रश्न उठाएगा। तो कोरोना जैसी महामारी ने देश की 97% घरों में आय प्रभावित हुई। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसने कोरोना से प्रभावित नहीं हुआ और इस कारण तनाव, अवसाद और आत्महत्या जैसी सामाजिक विकृतियां भी समाज में बढ़ रही है और भारत में गरीबी का विकराल रूप धारण कर लिया है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में कहते हैं कि 23 करोड़ लोग गरीबी के दलदल में पिछले साल फंसे थे और आईएलओ ने कहा था कि भारत में कामकाजी निर्धनता पे जो काम चल रहा था वह 2015 के स्तर पर क्या हुई है, लौट आई है, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। एक अदृश्य विषाणु ने सामाजिक और आर्थिक ढांचे को तहस नहस कर दिया है। रोजगार का यह संकट सच में बहुत गंभीर है और अभी रोजगार की स्थिति भी भारत में अभी नहीं दिखाई देती है, कहना अभी मुश्किल है। लेकिन आर्थिक असुरक्षा के भाव खत्म करने के लिए सरकार को, संगठनों को, बाजार को और पूंजीपति को, सबको आगे आना होगा और सबको समाज में जोड़ना होगा, क्योंकि यह मुद्दा जीवन का है, यह मुद्दा भूख का है, यह मुद्दा परिवार का है। नेक्स्ट आर्टिकल है, इजराइल में चुनाव हुए और वहां पर 120 सीटें हैं। कहां पर, संसद में 120 सीटें हैं और आपको बहुमत कितना चाहिए, 61 चाहिए। और इजराइल की जो संसद है कई सारी विचारधाराओं में बटी हुई है। यह विचारधारा दक्षिणपंथी भी है, वामपंथी भी है और मध्यम मार्गी पार्टियां। तो दक्षिणपंथी कौन कहलाते हैं, जो राष्ट्र के ऐतिहासिक विरासत को जोड़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे हिटलर को हम कहेंगे घुर दक्षिणपंथी था, तो उसने जर्मन वाली फीलिंग को बढ़ाया और इसने नाजियों के अंदर फीलिंग को बढ़ाया और यहूदियों की बड़ी मात्रा में क्या करवाई, हत्याएं करो। और एक नरम दक्षिणपंथी भी हो सकते हैं जो राष्ट्र को एक रूप से जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक वामपंथी धरा होता है जो शोषक की बात करता है, गरीबों की बात करता है, वंचितों की बात करता है और इसमें एक हिंसा का सहारा है जो मार्क्स का सहारा है और इसमें एक समाजवाद का सहारा है जो लोकतांत्रिक समाजवाद का सहारा है और एक मध्यम मार्गी पार्टियां हैं जो दोनों की विचारधारा से मिलती है। जो अभी जो वहां के
राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो दक्षिणपंथी घर से जुड़े हुए हैं। बाकी और भी कई सारी पार्टियां। तो चुनाव हुए, किसी को बहुमत नहीं मिला, तो ऐसा लग रहा है कि जो इजराइल में सरकार बनेगी तो वह कई सारी विचारधारा की पार्टी से मिलकर सरकार बनेगी, और सब विचारधारा के लोग सरकार तो बना लेंगे लेकिन लंबे समय तक शासन नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे दक्षिणपंथी पार्टियां भी हैं जो यह मानती है कि इजराइल और फिलिस्तीन का अलग अलग वजूद है और इजराइल को ज्यादा प्राथमिकता देती है, और इससे फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष फिर से बढ़ेंगे, इजराइल और अरब के संघर्ष फिर से बढ़ेंगे, और यह नवीन समस्या क्षेत्र में संकट को लेकर के आएगा, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता पूरी तरह उत्पन्न हो चुकी है। थैंक यू, मिलते हैं कल।